Hello, good morning, students of class 12th. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, आज आपके लिए आपके कोर्स सिलेबस की एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी मैं लेके आया हूं और इसके बारे में आज आपको जानना है। और आपको मैं बता दूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। इसके एक एक इवेंट को आप ध्यान रखेंगे और सारे मेजर इवेंट्स को मैं इसमें टच करूंगा, उस पर छोटा सा डिस्कशन करूंगा। स्टोरी इज नोन एज द रेड रैप, रिटेन बाय सेल्मा लेजरलॉफ। सेल्मा लेजरलॉफ एक स्वीडिश राइटर हैं और शी इज द फर्स्ट वुमन राइटर इन द वर्ल्ड who won the Nobel Prize of Literature. This story is well set in iron mines of Sweden. आयरन माइंस के इर्द गिर्द की ये कहानी है स्वीडन की। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंटरेस्ट टू एंड मैसेज टू। Before starting this story, I would like to talk something about the characters of this story. एक पेडलर है, एक भूखा नंगा, एक गरीब आदमी जो सड़कों पर रेड ट्रैप बेचता है। वो रेड ट्रैप खुद ही बनाता है अपने चुने हुए तारों से, अपने भीख में मांगे हुए तारों से, डिफरेंट स्टोर से कलेक्ट किए हुए तारों से वो रेड ट्रैप बनाता है और गलियों में बेचता है। और जब उसे मौका मिलता है तो वो चोरी भी कर लेता, क्योंकि रेड ट्रैप बेचने से उसकी जीविका नहीं चल पाती। देन आफ्टर अगर चोरी करने का मौका नहीं मिलता तो वो भीख भी मांग लेता है। और इस तरह से उसके पास 3 प्रोफेशन होने के बाद भी उसके गाल पिचके हुए हैं, पेट धसे हुए हैं और उसकी आंखों में पीड़ा दिखाई देती है, उसकी आंखों में निराशा दिखाई देती है। अपने इस मोनोटोनस जिंदगी से वो एकदम परेशान हो चुका है। क्राफ्टर है, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, एक उदार व्यक्ति, एक काइंड व्यक्ति जो पेडलर को अपने घर में शरण देता है और वो पहले रैमजो आयरन मिल में नौकरी करता है। देन आफ्टर द आयरन मास्टर, उस रैमजो आयरन मिल का मालिक, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा व्यापारी, लोहे का व्यापारी, और उसकी बेटी एडला, उसकी एक जवान बेटी, एक यंग डॉटर एडला है, जिसका कैरेक्टर इस स्टोरी में बहुत ही प्यारे ढंग से दर्शाया गया है। एंड शी इज अ काइंड गर्ल एंड शी इज अ गुड गर्ल एंड शी इज अ गर्ल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 2 नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर्स भी हैं। निल्स ओलोफ, ये आयरन मास्टर का एक रेजिमेंटल दोस्त है, रेजिमेंटल कामरेड है, और कैप्टन वॉन स्लेलिन, ये एक इमेजिनरी नेम है जो सिर्फ नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों कैरेक्टर्स एकदम बोलते हुए कैरेक्टर्स नहीं है, दे आर नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर्स। आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। पेडलर का परिचय मैं आपको दे चुका हूं। पेडलर इज अ पुअर मैन सेलिंग रेड ट्रैप्स ऑल एरेंड्स एंड ही मूव्स डोर टू डोर टू सेल हिज रेड ट्रैप्स। When he cannot sell his red traps, that time he steals something, he becomes a thief, and when he doesn't get a chance to steal something, he goes to beg door to door to continue his breathing. Physically, he is very poor, very lean, thin, and his face is sunken, and his eyes are dreadful, and his eyes are full of pitiable. We can feel pity for him. The such figure is there with him. अपने इस मोनोटोनस लाइफ से, अपने इस गरीब जीवन से वो बहुत निराश है। और एक निराश व्यक्ति दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में, दुनिया की किसी भी सॉर्ट के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। दुनिया के बारे में, संपूर्ण दुनिया के बारे में उसे विचार आता है। वो पूरी दुनिया के लोगों को सुख सुविधाओं का भोग करते हुए देखता है, उसके मन में एक बुरा ख्याल आता है, कहता है मारो, ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी की तरह है। और चूहेदानी में जैसे चूहे को पकड़ने के लिए हम बेट्स डालते हैं, जैसे उसमें चीज डालते हैं, रोटी के टुकड़े डालते हैं, बिस्किट्स डालते हैं, जिससे चूहे आकर्षित होकर उसमें फंस जाते हैं। ये पूरी दुनिया, ये हमारा पूरा संसार
एक बड़े चूहेदानी की तरह है और इसमें मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं उसी तरह से एक बेड की तरह हैं। ये एक बेसिक फिलॉसफी है, ये एक फिलॉसफी है, एक थॉट है जो पेडलर के मन में आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि उन सुख सुविधाओं से वो पूरी तरह वंचित है। द स्टोरी प्रोसीड्स फर्दर। पेडलर घूमते घूमते एक दरवाजे पर पहुंचता है। शाम हो चुकी है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ठहरने के लिए कहीं कुछ नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति उसे मिलता है और वो बूढ़ा व्यक्ति क्रॉफ्टर है और कोई नहीं है, जो रैमजो आयरन मिल का एक पुराना एम्प्लॉय है और बहुत दयालु भी है। और खास तौर से अपने घर में वो बिल्कुल अकेला है और उससे वो निवेदन करता है कि क्या आज मुझे यहां रात बिताने का मौका मिलेगा। और वो एग्री हो जाता, वो उससे सहमत हो जाता है, उसको अपने घर में जगह दे देता है। कारण क्योंकि उसे बात करने वाला कोई चाहिए। अपने घर में उसे मेहमान के रूप में रखता है, उसे खाना खिलाता है और उसे हुक्का पिलाता है। साथ ही उसके साथ मिजोलिस खेलता है और मिजोलिस खेलते समय उसको वो बताता है कि उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल चल रही है। जब वो क्राफ्टर के रूप में काम करता था तो उसने पैसे कलेक्ट किए। जब शरीर थोड़ा थकने लगा तो उसने एक गाय खरीद ली, नौकरी छोड़ दी और उस गाय से उसे इतनी आमदनी हो जाती है कि हिज लाइफ गोज इजली एंड ही कलेक्ट्स सफिशिएंट मनी फॉर हिज लाइवलीहुड। और खिड़की के पास टंगे हुए एक लेदर पॉच को उतारता है और उसमें से 30 क्रोनर्स, क्रोनर इज अ मनी यूनिट, और 30 क्रोनर्स के 3 नोट, 10 क्रोनर्स के 3 नोट वो निकालता है उसमें से जो मुड़े हुए हैं और वो दिखाता है कि देखो ये मेरे इस महीने की कमाई है। और फिर उसी पॉच में रखकर खिड़की के ऊपर उस खूंटी पर टांग देता है। दे बोथ गो टू स्लीप। सुबह में अर्ली मॉर्निंग दे बोथ गेट अप। Crofter gets up early in the morning because he has to care his cow, he has to milk his cow। अपने गाय का ध्यान रखना है और अपने गाय से दूध भी निकालना है, इसलिए वो जल्दी उठ जाता है। और अगर घर का मालिक उठ गया तो मेहमान कैसे सोया रह सकता है? पेडलर को भी उठना पड़ता है, उस वैगाबाउंड को भी उठना पड़ता है और वो उसको थैंक बोलता है रात भर अपने घर में शरण देने के लिए। और दोनों अपने अपने राह पर चले जाते हैं। क्रॉफ्टर अपने घर में ताला बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद पेडलर वापस आता है, खिड़की धीरे से खोलता है, कांच तोड़ता है, हाथ डाल के खिड़की अंदर से खोलता है, ऊपर से पाउच उतारता है और उसमें से 30 क्रोनर्स निकालकर अपने जेब में रख लेता है और जेब में रख के अपनी स्मार्टनेस पर इतराता हुआ सड़कों पर चल पड़ता है। He is very much proud of his smartness, how smart he is that he collected 30 क्रोनर्स at a time। एकदम अचानक से उसके पास 30 क्रोनर्स आ गए और अपनी इस उपलब्धि पर वो खुश होता हुआ सड़कों पर आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है और वो ख्याल ये आता है कि अगर सड़क पर पीछा करता हुआ वो क्रॉफ्टर आया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और इस डर से वो मेन सड़क छोड़कर जंगल में चला जाता है, जंगल के रास्ते से जाने लगता है। बट द फॉरेस्ट इज सो डेंस एंड सो थिक ही फॉरगेट्स हिज वे। अपना रास्ता भूल जाता है। दिन भर उसी जंगल में वो घूमता रहता है और घूमकर फिर वहीं आ जाता है। चलते चलते थक गया है, जंगल से बाहर नहीं निकल पाया, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लेट जाता है, सांसें नहीं चल रही हैं, पेट दुख रहा है, पूरा बदन दर्द कर रहा है। नाउ ही इज गेटिंग सो टायर्ड दैट ही इज गोइंग टू डाई नाउ। एंड नाउ ही थिंक्स कि अब वो अपने जीवन के रेड ट्रैप में फंस चुका है, अपनी गलती के रेड ट्रैप में फंस चुका है और ये जंगल अपने सारे पेड़ पौधे और अपनी टहनियों और पत्तों के साथ, अपनी झाड़ियों के साथ एक बड़े से रेड ट्रैप के रूप में उसे जकड़ लिया है। अब उसके जीवन का ये अंत है, अब वो मरने वाला है, ऐसा वो सोचता है। इससे वो बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही वो अपना सर जमीन पर रखता है, आंख बंद करता है, सोने की कोशिश करता है, कुछ रिलैक्स करने की कोशिश करता है, कहीं से लोहा पीटने की आवाज, हथौड़े की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है और वो सतर्क हो जाता है। उसे लगता है आसपास कोई है और जिधर से आवाज आ रही है उधर का रुख करते हुए वो आगे बढ़ता है और वो रैमजो आयरन मिल पर पहुंचता है। वहां पानी की भी व्यवस्था है, पास से झरना है, एक नहर भी है और मिल जंगल के बीचों बीच स्थापित है। एक जमाना था कि यह मिल अपने पूरे क्षेत्र में बहुत विख्यात था और इस मिल को एक आयरन मास्टर ने ठेके पर ले रखा है और उस आयरन मास्टर का सपना है कि इस मिल से बने हुए लोहे से वो पूरी दुनिया की सेवा करेगा और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। और इस मिल पर पहुंचने के बाद
वो फोर्ज के पास पहुंचता है, भट्टी के पास पहुंचता है, और जहां लोहा गलाने की भट्टी है, जहां बहुत सारे मजदूर उस भट्टी में कोयला डाल रहे हैं, और उधर झरने की आवाज, तेज हवा की आवाज, और भट्टी में जलते हुए कोयले की आवाज और आग की लपटों की आवाज से वहां बहुत शोरगुल है। एंड वेरी साइलेंटली ही रीचेस नियर द फोर्ज, एंड वहां जो मेन गोल्ड स्मिथ होता है, सॉरी मेन आयरन स्मिथ जो होता है, उससे वो परमिशन मांगता है कि आज रात बिताने का हमें यहां शरण दे दीजिए। आई डोंट हैव वे टू गो आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट। और जो वहां आयरन स्मिथ है, जो वहां लोहार है, मुख्य लोहार जो है, वो उसे अनविलिंगली परमिशन दे देता है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग यहां आते रहते हैं। और वो एक छोटा सा आयरन पिग उठाता है, पिग आयरन उठाता है, और तकिया के रूप में, एक पिलो के रूप में अपने सर के नीचे रख लेता है, अपना हेड से अपना चेहरा ढक लेता है, और थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी गर्मी भी मिल रही है, पीने का पानी भी मिल गया, लोगों का साथ भी मिल गया, जंगल में वो अकेले नहीं है। अब उसे अंदर से संतोष है कि आज रात उसकी कट जाएगी। बट द स्टोरी प्रोसीड्स फर्दर। आयरन मास्टर जो है, उस मिल का मालिक जो है, वो यूजुअली अपने यूजुअल राउंड पर रोज आता है फैक्ट्री में, यह पता करने के लिए उसका काम ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। एवरी डे, दोनों टाइम वो इंस्पेक्शन पे आता है। शाम का समय है, और शाम को आयरन मास्टर अपने मिल के इंस्पेक्शन में आता है, और घूमते हुए फोर्ज के पास आता है। फोर्ज के पास जब आता है तो इसकी निगाह इस वैगाबॉन्ड पर पड़ती है, पेडलर पर पड़ती है, जो वहीं पड़ा हुआ है। और उसको देखकर अचानक वो उसे मिस करता है, और वो एक अपने पुराने साथी नील्स ओलोफ, जो उसका एक रेजिमेंटल दोस्त रहता है, उसके रूप में उसे पहचान लेता है। उसे पहचानने में गलती हो जाती है। इस वैगाबॉन्ड को अपने नील्स ओलोफ मित्र समझ लेता है वो, और उसको संबोधित करता है, ओ नील्स, हाउ आर यू, व्हाट कंडीशन यू हैव मेड। अगर जिस समय तुम रेजिमेंट की नौकरी छोड़े, इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता, आई वुड नेवर अलाउ टू लीव दिस जॉब। देखो ना अपनी हालत क्या बना रखी है। उसको नील्स ओलोफ करके संबोधित करता है, और पेडलर इसका विरोध नहीं करता। पेडलर उसको ये नहीं बताता कि मैं नील्स ओलोफ नहीं हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन बोर्ड एग्जाम्स इट इज एवर आस्क्ड कि व्हाई डज ही नॉट गो टू डिनाई दैट नो ही इज नॉट नील्स ओलोफ, ही इज अ पेडलर, ही इज अ वैगाबॉन्ड, ही इज अ रैट ट्रैप सेलर। वो उसके पास कुछ रैट ट्रैप्स भी हैं। उसकी इस भिखारी वाली दशा देखकर आयरन मास्टर को बड़ा बुरा लगता है, और आयरन मास्टर उसको अपने घर आने का न्योता देता है। कहता है क्रिसमस है, और इस क्रिसमस पर अगर हमारा दोस्त हमारा मेहमान बन जाए, हमारा क्रिसमस गेस्ट बन जाए, तो बड़ा अच्छा होगा। नाउ लेट्स गो। लेकिन एक सवाल है कि क्यों नहीं मना करता। उसके मन में, पेडलर के मन में ये बात आती है कि इतना बड़ा आदमी है, और यह अपने आप को हमें अपना दोस्त समझता है, और मेरी गरीबी भी इसने भांप ली है। कहीं मुझे गरीब समझ के कुछ पैसे दे दे, कुछ हमारी आमदनी हो सकती है, हमारी जिंदगी सुधारने के लिए इसके पास बहुत पैसा है। अगर ये थोड़ा सा पैसा दे देगा तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। इसलिए वो चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। लेकिन घर जाने का जब वो इन्विटेशन देता है कि चलो मेरे घर चलो, वो मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। आयरन मास्टर को लगता है कि आदमी शर्मा रहा है, और शर्मा इसलिए रहा है कि मैं इतना अपनी इस फटेहाल गरीबी को लेकर इतने बड़े आदमी के घर में कैसे जाऊंगा, वहां जाने के बाद लोग क्या कहेंगे, और इसे बहुत बुरा फील होगा। शायद नील्स इसलिए मेरे घर नहीं जा रहा। वो उसको समझाता है कि मेरे घर में दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारी भाभी है नहीं, और हमारे बच्चे फॉरेन में हैं, और हमारी सिर्फ एक बेटिया एडला हमारे घर पे है। तो हम अर्थात आयरन मास्टर और एडला, यही आयरन मास्टर के घर पे हैं। और इसके बावजूद भी तथाकथित नील्स, ये पेडलर, घर जाने से मना कर देता है। और आयरन मास्टर ही गोज टू हिज होम बैक, and after some times he sends his young daughter Edla. Edla persuades the peddler. एडला आती है, और एडला अपने तार्किक क्षमता के आधार पर वो उस पेडलर को परसुएट कर लेती है, उसे राजी कर लेती है, बताती है कि आप मेरे पिता के मित्र हैं, और हमें अपने घर में क्रिसमस गेस्ट का स्वागत करना है, और आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप चल तो हमारे मन से रहे हैं, लेकिन जा आप अपने मन से सकते हैं।
Nobody will be there to stop you. कोई आपको वहां रोकेगा नहीं, कोई आप पर जोर जबरदस्ती नहीं होगी. As long as you can stay there, you can go. एडला के पर्सुएशन को पैडलर मना नहीं कर पाता. पैडलर गेट्स रेडी, वहां से उठता है, अपनी चूहादानी उठाता है और साथ में एक कोट लेके आई है. एडला अपने पिता का एक कोट लेके आई है, अपने फटे कपड़ों पर वो कोट डाल लेता है और अपना रेड ट्रैप ले लेता है और एडला के साथ गाड़ी में बैठकर उसके घर जाने लगता है. ऑन द वे, रास्ते में जब वो जाने लगता है तो रास्ते में वो सोचता है कि शायद वो फिर फंसने जा रहा है. फिर से एक रेड ट्रैप उस पर हावी हो गया और एक रेड ट्रैप जंगल से तो वो किसी तरह से निकला, अब नहीं बच पाएगा वो. अब उसे मन ही मन अफसोस होता है कि क्यों उसने उस क्रॉफ्टर के पैसे चुराए. अगर वो नहीं चुराया होता तो शायद उसके मन में इतना डर नहीं होता. नाउ दे बोथ रीच देयर हाउस और वहां रात हो चुकी है. अपना रात का वो खाना खाता है, सोने चला जाता है. सुबह के समय आयरन मास्टर जल्दी जगता है, नहा धोकर तैयार हो जाता है. क्रिसमस कल है और आज सुबह उसे अपना सबसे करीबी दोस्त निल्स ओलोफ मिला है, जो उसका रेजिमेंटल दोस्त है. उसे बड़ी खुशी है कि आज ब्रेकफास्ट टेबल पर दोनों साथ साथ नाश्ता करेंगे. इसी बीच एडला नाश्ता तैयार कर रही है और एडला कम्स टू हर फादर एंड शी सस्पेक्ट्स, शी पुट्स हर डाउट्स अबाउट द पैडलर. एडला कहती है कि पापा, आप तो कह रहे थे कि आपका दोस्त बहुत पढ़ा लिखा है और रेजिमेंट में नौकरी करता था एंड ही इज क्वाइट स्मार्ट, बट ही लुक्स लाइक अ बेगर. he looks like a criminal. वो या तो जेल से भागा हुआ लग रहा है या बहुत डरा हुआ लग रहा है. जरूर कोई ना कोई बात है. आयरन मास्टर उसको कहता है, बेटा, गरीबी इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज है जो हमारे जीवन को बहुत बुरे तरह से प्रभावित करती है और हमारा सारा कॉन्फिडेंस खा जाती है. सुबह में देखना, जब वो नहा धोकर सेव करके एक अच्छे कपड़े में हमारे सामने आएगा तो उसकी वो स्मार्टनेस तुम्हें साफ दिखाई देगी. एडला विशेस फॉर द सेम. और तब तक पैडलर नहा धो के सेव करके और सेठ साहब का सूट पैंट पहन के और ब्रेकफास्ट टेबल के पास आता है. और अब शाम नहीं है, अब रात नहीं है, अब अंधेरा नहीं है. आयरन मास्टर उसे देखते ही पहचान लेता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जिसे वो नील्स ओलोफ समझ रहा था वो नील्स ओलोफ नहीं है, वो तो कोई और है. और ऐसा देखते ही गोज टू बी एंग्री. वो उस पर गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर उसको डांटने लगता है, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हमारे घर में आने की. पैडलर रिटेलिएट करता है. पैडलर कहता है, साहब, हम नहीं आए, आप लोग जबरदस्ती हमको लेके आए. हम तो आपको मना कर दिए थे, आपने अपनी लड़की भेज दी, आपने हमको परिचय करवाया, आपने हमें जबरदस्ती बुलाया यहां. एंड यू डिडंट गिव अ सिंगल मोमेंट टू एक्सप्लेन दैट आई एम नॉट नील्स ओलोफ. आपने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं आपको यह बता सकूं कि मैं नील्स ओलोफ नहीं हूं. ओके, नो प्रॉब्लम, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं. मैं आपके ये कपड़े उतार देता हूं, अपने रैग्स पहन लेता हूं, अपने चूहेदानी ले लेता हूं और साहब मैं यहां से जा सकता हूं. सो डोंट वरी. आयरन मास्टर कहता है, नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो, अब तो पुलिस इसका फैसला करेगी. पुलिस का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है. पैडलर थोड़ा और तन जाता है. ठीक है साहब, बुला लो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, मैं जेल चला जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, मैंने कोई गलती नहीं की है. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, दिस इज कोटेबल. ये जो मैं कहने जा रहा हूं, दिस इज कोटेबल, जस्ट कैरी इट. उसने कहा कि एक चीज आप ध्यान रखिएगा साहब, मुझे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, मैं चला जाऊंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट एक चीज याद रखिएगा, एक समय ऐसा आएगा ये कि आप भी किसी रेड ट्रैप में फंस जाएंगे, आप भी किसी चूहेदानी में फंस जाएंगे. ये पूरी दुनिया एक चूहादानी है और ये सुख सुविधाएं उसके वेट्स हैं. और आज हम फंसे हैं, कल आप फंसेंगे, कल आपको भी इस बात का एहसास होगा. यह बात सुनकर, यह फिलोसॉफिकल बात सुनकर आयरन मास्टर स्तब्ध रह जाता है और कहता है, ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो. इसी बीच एडला आ जाती है और एडला कहती है, नहीं पापा, जो क्रिसमस ईव पर हमारे घर आया है, क्रिसमस गेस्ट बन के हमारे घर आया है, भले ही वो आपका दोस्त नहीं है, गलती हमारी है, इसको हम यूं नहीं भगा सकते.
उसको हम एक दिन का ये मौका देंगे, ये बेचारा पूरी दुनिया में घूमता रहता है, कहीं इसे ठहरने की जगह नहीं मिलती, कोई इसे सम्मान नहीं देता, कोई इसे इज्जत नहीं देता, कोई इसे सुख सुविधा नहीं मिलती, और ऐसे व्यक्ति को एक दिन के लिए मैं वो सारी सुख सुविधा देना चाहती हूं, और मैं चाहती हूं कि एक दिन ये हमारे गेस्ट बनकर उन सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले। पिता बेटी पर नाराज हो रहा है, कह रहा है तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो, मैं जो कर रही हूं ठीक कर रही हूं। एडला जिद कर जाती है और उस पैडलर को एज अ क्रिसमस गेस्ट अपने घर में ठहरा लेती है। क्रिसमस गेस्ट के रूप में जब उसको अपने घर पे ठहरा लेती है तो पैडलर के पास उस घर में दूसरा कोई काम ही नहीं, न तो इतना अच्छा घर मिला है, न इतना कभी आराम मिला है, न इतना कभी उसको खाने को मिला है। अब भरपेट खाता है, सोता है, सोफे पे सो जाता है, जहां कुर्सी पे बैठा वहीं सो रहा है, और हर जगह वो सोता रहता है। और रात के डिनर पर जब आता है तो उसकी बेटी उसके पास आती है और कहती है कि देखो जो ये तुम सूट पहने हो, कोट पहने हो, ये क्रिसमस गिफ्ट है मेरे पापा की तरफ से तुमको, और एक गिफ्ट मेरे तरफ से है तुमको कि अगर अगले साल भी तुम हमारा क्रिसमस गेस्ट बनना चाहते हो तो यू आर वेलकम, तुम अगले साल भी हमारे घर क्रिसमस गेस्ट के रूप में तुम आ सकते हो। और यह सम्मान उस पेडलर के लिए बहुत खास है, पेडलर इसे बहुत पसंद करता है, और पेडलर के मन में एक अच्छी भावना आती है, एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट आता है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट उसमें जगता है। और शाम को जब क्रिसमस ट्री सजाया जाता है तब उसको बुलाया जाता है, वहां उसकी आंखी चौधी आ जाती है, वहां कुछ नहीं होता, वहां फिर खाना खाता है, फिर जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फादर एंड डॉटर दे बोथ हैव टू गो टू चर्च, इन दोनों को चर्च जाना होता है। और जब ये चर्च जाते हैं और तब तक पैडलर अपने बिस्तर में सो रहा है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और ये जब चर्च जाते हैं तो चर्च में इन्हें पता चलता है कि एक चूहादानी बेचने वाला व्यक्ति उनके पुराने क्रॉफ्टर को लूट लिया है, उसका 30 क्रोनर्स चुरा लिया है। और ऐसा सुनते ही एडला बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो पहचान जाती है कि ये वही पैडलर है जिसने क्रॉफ्टर को लूटा है। और आयरन मास्टर अपनी बेटी पर नाराज होता है कि लो, अच्छा किया तुमने, एक चोर को घर में ठहराया, अब तो घर में एक भी चांदी का चम्मच नहीं बचा होगा, घर में एक भी कीमती सामान नहीं बचा होगा, सब उड़ा दिया होगा वो। और दोनों कार में यही सोचते हुए घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचते ही जो वहां वैलेट है, जो वहां अटेंडेंट है, जो गेटकीपर है, उससे पूछते हैं कि क्या वो मेहमान है या गया, और गया तो क्या साथ में कुछ ले गया। वैलेट बताता है नो साहब, वो तो चला गया, वो है नहीं, लेकिन कुछ लेके नहीं गया, ऊपर से मैडम के लिए, एडला मैडम के लिए कुछ दे के गया है। एडला को बड़ा आश्चर्य होता है, वो अंदर भागकर जाती है, और अंदर जाती है तो देखती है कि एक बहुत पुअरली पैकेज, एक बहुत खराब ढंग से अखबार में लपेटा हुआ एक छोटा सा गिफ्ट टेबल पर रखा हुआ है। और उसको वो अनपैक करती है, अनरैप करती है, और देखती है कि उसमें एक छोटा सा चूहादानी है, और उस चूहेदानी में 10 क्रोनर्स के 3 नोट्स जो रिंकल्ड हैं, लपेटे हुए हैं, उसमें रखा हुआ है। और उसके साथ एक चिट्ठी भी लिखी हुई है, एक चिट्ठी भी रखी हुई है उस चूहेदानी में। उस चिट्ठी को निकालती है, उस लेटर को निकालती है, एंड एडला गोज थ्रू रीड द लेटर। इन लेटर ही हैज रिटन, थैंक यू वेरी मच मैडम एडला, एंड what love, what respect, what honor you gave for me. Really, I didn't deserve for the same. जो सम्मान आपने मुझे दिया, जो इज्जत दिया, जो प्यार दिया आपने, जो स्नेह दिया आपने हमको, उसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता था। लेकिन आपने फिर भी मुझे उस चीज का एहसास कराया, और यह जानते हुए कि मैं आपके पिता के मित्र निल्स ओलोफ नहीं हूं, तब भी आपने मुझे एक कैप्टन का सम्मान दिया, एक कैप्टन की इज्जत दी आपने। एंड नाउ आई एम रियली गो टू चेंज माई सेल्फ, एंड फ्रॉम दिस मोमेंट आई रियली फील माई सेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टैलिक। अपने कैप्टन वॉन स्टैलिक के रूप में
वो नीचे सिग्नेचर करता है चिट्ठी के, एंड ही sees and he explains that from today he is going to change himself entirely, totally, and he will have no any bad activities in his life, and he is going to change his life as a good man. Thus the story ends, और यहां ये कहानी खत्म होती है. The story has a very intimate message to each and everyone. बुरे का जवाब बुरे से देना, बुरे को बुरा बर्ताव देना और अच्छे को अच्छा बर्ताव देना एक सामान्य नियम है हमारी सोसाइटी का. लेकिन बुरे को अगर बुरा बर्ताव किया जाए, बुरे के साथ और बुरा किया जाए, तो शायद उसकी बुराई और बढ़ती जाती है. और अगर बुरे के साथ भी थोड़ा अच्छा किया जाए तो संभावना बनती है कि उसमें थोड़ी अच्छाई का भान आए, थोड़ी अच्छाई का सेंस आए, थोड़ा वो अच्छा हो. एंड an essential goodness of a man can be awakened through understanding, through love, through respect, through honor, and thus this story gives us a lesson to be good to everyone. Thank you. I hope this explanation will help you, and through this explanation you will get much more information about this story, and you are suggested to go through this story, text story once, and then after once again you should watch this video, and it will be well clear. The lesson will be well clear. And before going, I would like to request you, please like this video, share this video, and subscribe this channel.